रायो फिल्म के बारे में आप सुने होंगे पता चट्टा। ठीक है, आप कायिक प्रबंधन के बारे में जानते होंगे, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, कायिक कलिका क्या आता है, किसमें क्या होता है, इस तरह का आज अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। कवक में बीजाणु जनन होता है कैसे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्री जैसे मेंस जैसे एग्जामों में हमेशा देखने को मिलते हैं। इसमें खासकर रेलवे और ग्रुप डी एनटीपीसी जैसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब तो एसएससी भी हमेशा एनसीईआरटी से उठाता है क्वेश्चन। तो आप देखते हैं, अगर पिछले वीडियो में आप लोग अगर नहीं देखें तो जरूर देखें, इससे आपका बेस जरूर तैयार होगा। ठीक है, पीछे जाके वीडियो सारा देख लीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं पादप का जनन, क्लास 7 चैप्टर 8। ठीक है, आप लोग अब देख लें। अब देखिए जनन की विधियां। ठीक, अब जनन की विधियां में क्या है, एक होता है कायिक अंग। देखिए अधिकांश पादपों में मूल, तना, पत्तियां होती है, ये पादप की कायिक अंग कहलाते हैं। अब कायिक अंग कैसा होता है, हम लोग कायिक, ये सब लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन है तो जान लीजिए। कायिक अंग का मतलब होता है जिसमें मूल, तना, पत्तियां पाई जाती हैं, जड़, तना, पत्ती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कायिक अंग पर कहे जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पुष्प में जो है एक जनन अंग पाया जाता है। ठीक है, तो ये पुष्प में जो जनन अंग पाया जाता है ये, ठीक है, यही वास्तव में क्या होता है, नर और मादा जनन अंग में बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि पादप अनेक विधियां अपने होते हैं, अलैंगिक जनन होती है, और जो पादप बिना बीजों के ही उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देखिए फूल पुष्प में होता है जनन भाग, एक नर एक मादा। ठीक है, अथवा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फिर दोनों ही हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब होता है, देखिए जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक होते हैं, एक लैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन वैसे होते हैं जिसमें पादप बिना बीजों के ही, है ना, पादप को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखते होंगे हम लोग, जो कुछ पौधे बीज डालते हैं तब उत्पन्न होता है। अब कुछ जो पादप बिना बीज के ही उत्पन्न हो जाते हैं उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन में पादप बीजों से प्राप्त करते हैं। अब क्लियर हो गया कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन क्या होता है, एक बीज की सहायता से, एक बिना बीजों की सहायता। बिना बीजों की सहायता कैसे होता है आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन में पादप बीज अथवा बीजाणुओं का उपयोग किए बिना ही उगाते हैं। यही अलैंगिक जनन का पार्ट है कायिक प्रबंधन। ठीक है, कायिक प्रबंधन में क्या होता है, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुलन जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त कर। अब देखिए ये इस अलैंगिक जनन आखिर अगर बीज से नहीं होते तो आखिर कैसे होते हैं, सवाल ये है। तो मूल या जड़, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा, कोई भी अंग, कायिक अंग मतलब जो हम बताए थे, कायिक अंग वही होते हैं जो जड़, तना, पत्ती होता है, एक अंग, इसके द्वारा ही पादप बन जाता है। कभी जड़ से निकल जाएगा, कभी तना से निकल जाएगा, कभी पत्ती। आप देखे होंगे कमल कलम करते हुए, कहीं से पत्ता हम लोग गुलाब को देखे होंगे कैसे काट के जड़, तना लगाते हैं। तो यही होता है कायिक प्रबंधन। क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, यही चीज लिखा है गुलाब अथवा चंपा में। ठीक है, उसको पर्वसंधि को काटा, जो काटा जाता है उसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा था, वो कटिंग पर्वसंधि कहलाता है। ठीक है, उसको कलम करते हैं। अब ध्यान से ये देखना है कि पर्वसंधि क्या होता है। देखिए ये है ना, यही पर्वसंधि, यानी जब भी आपको एक चीज और जुड़ी, जब भी आपको काटिंग करना है तो ये पर्वसंधि के पास ही काटना है। ठीक, अक्ष से जुड़ी हुई कलिका जुड़ी हुई रहती है। आगे देखते हैं, पत्तियां से, देखिए मनी प्लांट का पौधा भी इसी तरह होता है, गुलाब तो होता ही। उसके बाद कलिकाएं प्रहरों, अंकुरों, है ना, प्ररहों को अंकुर बोलते हैं, के रूप में विकसित होते हैं। ध्यान से देखिए, जब ये पत्ती पर्वसंधि से जुड़ाव के बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती है, ये कलिकाएं प्ररह अंकुरों के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएं कहलाती है। कायिक कलिकाएं क्या होती है, आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान समझिए, पूरा पहले पढ़िए। इतने बड़ा क्वेश्चन आपको देगा, इतने बड़ा देगा एग्जाम में, जो आपको ना पहले डरा देगा। डरना नहीं है। अपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा, पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती, परसंधि जुड़ाव में भी कलिकाएं या मुकुल होती है। आपने क्या लिखा है, पुष्पों में खिलते देखा है। पुष्प कलिका के अतिरिक्त, अब पुष्प के अतिरिक्त और क्या क्या पाया जाता है, पत्तियों के कक्ष, पत्ती के परसंधि के झुकाव बिंदु। पत्ती कक्ष जो होता है, परसंधि के झुकाव बिंदु, यही तो हम बनना चाह रहे हैं। देखिए अक्ष से जुड़ी हुई, नीचे जुड़ी हुई रहती है इसमें, तो यही जो बिंदु है इसमें भी कलिकाएं होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मुकुल। जिसको मुकुलन सुने होंगे ना, मुकुल। यह कलिकाएं या प्रोरों अंकुरों के रूप में विकसित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे ही आएगा एग्जाम में। क्या लिख बाढ़ना है ऐसे में, कायिक कलिकाएं। क्लियर, याद रखिए, इसे आंख भी कहते हैं। देखिए ताजा आलू लीजिए, आवर्धक लेंस की सहायता से छत देखें, आपने देखे होंगे कि आलू में निकला हुआ रहता है कली कली टाइप का। ठीक है, उसको ही आंख बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अदरक का एक टुकड़ा, इसमें एक नए पादप अंकुरित हो रहे हैं, देख रहे हैं।
जो हमेशा जो कायिक भागों से यानी जड़, तना, पत्ती, फल जहाँ से जन्म लेता है ये बिना बीज का, उसी को कायिक प्रबंधन बोलते हैं। उसमें अलग-अलग होता है, मुकुलन होता है ना? ये सब देखिए आप। ब्रायोफिल्म के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पथरचट्टा बोलते हैं। इसमें पत्ती के किनारे के गर्त कलिकाएँ होती हैं। पहले ये देख लीजिए, ये आलू वाला भाग है, ठीक है? अंकुरित हो रहा है। पिछले पार्ट में हम दिखाएँगे। ये देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पत्ती पे क्या होता है ना, एक गर्त कलिकाएँ निकली होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में गिर गया, तो प्रत्येक कलिका को मुकुल कहते हैं, नए पादप को जन्म देती है। अच्छा, कुछ पादप की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म देती है, कुछ जड़ें भी देती है, उदाहरण के लिए शकरकंद और डलिया। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे देगा आंसर में, कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म देती है, यानी मूल मतलब जड़ें, नए पादपों को जन्म देती है। शकरकंद और डहेलिया, ये नए पादप को कौन जन्म देती है? शकरकंद और दलिया। जड़ों से अगर दो देगा, जड़ों से कौन सा इसमें जड़ों से होता है? तो याद रखिए, ये पत्ती से ब्रायोफिल्म पतझट्टा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? क्लियर? जड़ों से शकरकंद और डलिया। अभी हम लोग अलैंगिक पार्ट पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यही बायोफिल्म के बारे में बताए थे कि बायोफिल्म एक पत्ती होती है। ये पत्ती में ही देख रहे हैं नए-नए पादप निकल रहे हैं, है ना? ये बायोफिल्म में, ठीक है? ये भी कायिक प्रबंधन का भाग है। अब देखें कैक्टस, कैक्टस के बारे में आप जानते हैं, कैक्टस जैसे वे भाग जो मुख्यतः पादप अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विभिन्न भाग नए पादप के रूप में भी दिखता है। आप देखे होंगे, हमेशा एक पत्ती है, ठीक है? ये हमेशा याद रखिएगा। ये कैक्टस क्या होता है? एक तना होता है। पत्ती नहीं है तो ये क्या होता है? पूरा तना होता है। इसमें जो इस तरह का रहता है पत्ती बना हुआ, वो उसमें देखे होंगे फिर एक ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो क्या होता है? नए पादप को इसका जन्म देता है, ये तना वाला भाग, ठीक है? आगे कायिक प्रवर्धन का कार्य क्या है? देखिए, कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे को कम समय में उगाए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जड़ को पहले बीज डालिएगा, फिर बीज को धीरे-धीरे बड़ा होना, लेकिन ये तो बड़ा ही रहता है, तो कम समय में ही बड़ा उग जाता है, ठीक है? कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों को पुष्प और फल कम अवधि में आ जाता है। देखिए, यहाँ से स्टेटमेंट बना के देंगे, कायिक प्रवर्धन क्या है? आपको समझा चुके हैं। तो इसके द्वारा कम समय में उगते हैं, इसके द्वारा कम अवधि में ही आ जाते हैं, क्योंकि वो एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है? इसमें कोई 2 जनन नहीं होता है, मेल फीमेल वाला ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है इसमें। कायिक कायिक प्रवर्धन आप समझ चुके हैं, पत्तियों में जो निकलता है, पथरचट्टा में, आपका आलू में, आपका अदरक में, ठीक है? अब मुकुलन समझते हैं, मुकुलन देखिए एग्ज़ाम में आएगा, कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, लेकिन यीस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है, ठीक? अब मुकुलन क्या है? मुकुलन भी एक तरह से वही है, अलैंगिक जनन ही है, लेकिन इसमें अलग तरह से कुछ होता होगा, वो देखते हैं। देखिए, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा देखिए कितना चीज़ है, कितना क्लोज़ चीज़ है ये, ध्यान से समझिए। कायिक प्रवर्धन में आप देखे होंगे उसके पत्ती से निकलता है, जहाँ से जो जो समझिए कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है, जो कि मेरा हमेशा जो उसका कायिक भाग है, यानी जड़, तना, पत्ती, उसी से निकलता है, उसको कायिक प्रवर्धन। मुकुलन क्या होता है? ये कुछ ही घंटों में वृद्धि करता है, ठीक है? गुणन करता है। अब देखिए, यीस्ट में मुकुलन होता है, क्योंकि वो तेज़ी से बहुत सारे संख्या में आ जाते हैं। याद रखिए, यीस्ट एक एकल कोशिका, एक कोशिकीय जीव है। ये भी याद रखना, यीस्ट जो है कैसा कोशिका है? एक कोशिकीय जीव होता है। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? याद रखिए, रेलवे वाले ध्यान से देखेंगे कहाँ से, यीस्ट एक एकल कोशिका है, ठीक है? अब इस फिगर को आप देखिए, यीस्ट में मुकुलन, ठीक है? यीस्ट में मुकुलन कैसे होता है? यीस्ट कोशिका है, फिर यहाँ से थोड़ा-सा निकला, यीस्ट कोशिकाएँ से बाहर निकलने वाला छोटा-छोटा जैसे जो होता है पदार्थ को क्या कहते हैं? डायरेक्ट यहाँ से एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे-छोटे वल्व या प्रवर्ध को मुकुलिया कली कहते हैं। कायिक प्रबंधन अलग होता है, मुकुलन अलग होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए मुकुल क्रम से वृद्धि करता है जनक कोशिकाओं से विलग होकर, ठीक है? याद रखिए, ये सब अलैंगिक जनन के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है? यीस्ट कोशिका नया बनता है, ठीक है? परिपक्व होता है, कोशिकाएँ बनती है। ये जान लीजिए, मुकुलन में क्या होता है? यहाँ से नई-नई कोशिका बनती है। अब देखिए, अब ये है खंडन। कायिक प्रबंधन के बाद मुकुलन पढ़े, मुकुलन के बाद खंडन पढ़े। ये सब सब अलैंगिक जनन है। याद रखना किसमें क्या होता है? यीस्ट में मुकुलन होता है, कायिक प्रबंधन बताए थे, वहाँ पे किसमें होता है? ब्रायोफिल्म पतझट्टा में होता है, और उसमें अदरक में दिए थे, आलू में दिए थे। याद रखिए, उस ऑप्शन आएगा, ठीक है? अब खंडन में क्या होता है? अपने तालाब में देखे होंगे आप, अमीबा वगैरह। तो देखिए, स्पाइगोरा के नाम जानते हैं? स्पाइगोरा एक शैवाल है, ठीक है?
इसमें क्या होता है, खंडन होता है। दो भाग में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये शैवाल है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। यानी शैवाल को क्या क्या चाहिए, जल एवं पोषक तत्व। याद है शैवाल एक प्रकाश संश्लेषित होता है, ठीक है, और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करता है, ठीक है। शैवाल दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, नए नए टकरे बनते हैं। इसी तरह शैवाल एक खंडन होता है, ठीक है, याद रखिए। अब बीजाणु निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे। आपने डबल रोटी में देखा होगा, वायु में उपस्थित बीजाणुओं का कवक उग जाता है, छोटे देखते हैं उजला उजला कवक उगता है, ठीक है। अब उसमें डबल रोटी में रुई जैसे जाल बीजाणुओं को देखिए, देखिए बीजाणु निर्माण किस में होता है, जो कवक में डबल रोटी जैसा उजला उजला निकल जाए उसको क्या बोलते हैं, बीजाणु। जब जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तब ये वायु में तैरते रहते हैं, चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ठीक है। आगे इस फिगर को देखिए, कवक में बीजाणु द्वारा जनन। याद रखिए कवक और यीस्ट अलग अलग होते हैं, यीस्ट एक कोशिकीय होती हैं। आगे देखिएगा जब उसमें क्या होता है, यीस्ट में मुकुलन होता है, लेकिन कवक में कैसे होता है, बीजाणु निर्माण करता है। ये सब अलैंगिक जनन है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। अगर यीस्ट कवक दोनों दे दिया तो दोनों अलग अलग होता है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रत्येक बीजाणु अलैंगिक जनन नहीं करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों है ना को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, ठीक है, इसलिए लंबे समय तक जीवित रहता है। कौन, कवक। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं या जीव विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्ण जैसे पादप भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। याद रखिए ये लाइन याद रखिएगा, मांस और फर्ण के बारे में हम जानते होंगे, ये कवक होते हैं। इसका कैसे होता है, बीजाणु द्वारा। जो कवक का होता है बीजाणु द्वारा होता है। यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं, ये देखिए कैसे होता है, निम्न आर्द्रता जैसा चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और निम्न आर्द्रता। अक्सर आप देखते होंगे कवक वहीं पे उगता है आर्द्रता जहाँ कम हो और टेम्परेचर उच्च हो, ठीक है। याद रखिए ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, ऑप्शन में आएगा। उच्च तापता, निम्न ये निम्न ताप, तीव्र निम्न, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, ये आ सकते हैं। कवक के लिए क्या चाहिए, उच्च ताप चाहिए, निम्न आर्द्रता चाहिए, निम्न आर्द्रता चाहिए, है ना, उच्च आर्द्रता चाहिए, निम्न ताप चाहिए, इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान से समझ जाना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग लाइन पढ़ चुके हैं, मांस और फर्ण कवक है, ठीक है। इसको आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स एक ऐसे लाइन बना के ऐसे ऐसे आप बनाइएगा तो याद रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या क्या पढ़े हम लोग, मुकुलन पढ़े, कायिक प्रजनन पढ़े, बीजाणु जनन पढ़े और खंडन पढ़े। अब मुकुलन में किसका पढ़े, यीस्ट में मुकुलन होता है। उसके बाद खंडन पढ़े, स्पाइक और शैवाल में पढ़े। फिर हम लोग बीजाणु जनन पढ़े, कवक में पढ़े। और फिर एक और चीज क्या पढ़े थे, कायिक प्रवर्धन, जहाँ पता चट्टा, पत्ता, अदरक, आलू, ये सब में, क्लियर। अब देखिए लैंगिक जनन में क्या है, पादप का जनन अंग होता है, इसका बीज द्वारा होता है। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग, ठीक है, दो जनन अंग पाया जाता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे, सरसों, गुड़हल और पिटूनिया, ये तीन ऑप्शन था। सरसों, गुड़हल और पिटूनिया, कोई पुष्प लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा एक लिंगी पुष्प के बारे में आप 2213 या सॉरी 1275 का प्री का क्वेश्चन खोल के देखिए, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। 64 एक्साइज प्री का खोलिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप देखिएगा उसमें पूछा गया था एक लिंगी दो लिंगी के बारे में, तो ध्यान से देखिए, इसको क्वेश्चन आएंगे, चाहे तो आप कहीं लिख सकते हैं। देखिए ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित हो, एक लिंगी पुष्प कहलाती है। या तो पुरुष रहेगा या तो मादा रहेगा, यानी पुंकेसर रहेगा या तो स्त्री केसर रहेगा। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब देखिए यहीं पे आ रहा है, मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरा के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। ये चारों याद रखिएगा, इनमें से एक 3 देगा, चौथा कोनो और दे देगा, ठीक है। मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरा, ठीक है। जबकि ये यही दिया था, मक्का, पपीता और ककड़ी, तीनों में से 3 ऑप्शन दिया था, एक सरसों दिया था। आप खोल के देखिएगा एक्साइज सॉरी प्री वाला एग्जाम 1275 वाला, उसमें डायरेक्ट यहाँ से दिया था, सरसों उसका ऑप्शन होता है, क्योंकि सरसों द्विलिंगी पुष्प होता है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे इसको, देखिए द्विलिंगी पुष्प कौन कहलाता है, जिसे जिसमें दोनों होता है, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, ऐसे याद कर लीजिए, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, ठीक है। अब देखें पौधे एक लिंगी, द्विलिंगी में कौन कौन होता है, सरसों, गुलाब, पिटूनिया, ठीक है, सरसों, गुलाब और पिटूनिया, याद रखिएगा। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, ऐसे याद रखिएगा। जो खाने वाला चारों है ना, उसको एक एक बार खा जाते हैं तो इसलिए एक लेंगे। सरसों, गुलाब, पिटूनिया सब हम लोग उतना खाते नहीं है, डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, इसको तो तेल निकालेगा तब खाएगा। तो याद रखिए जो मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा ये जायद फसल है, सभी एक लिंगी है, ठीक है। और जो सरसों, गुलाब, पिटूनिया है ये दो लिंगी। यहीं से ऑप्शन दिया था, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखिए, ये क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर में अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या आएंगे, देखिए ये जो डंठल ऐसे लंबा ऐसा है ना,
पुतंतु है। आज जो ऊपर में जोड़ रहे थे ये परागकोश है। तो बोलेगा परागकोश इनमें से किस पे आता है, पुरुष पुंकेसर पे, स्त्री कैंसर पे, या किस पे? या तो बोलेगा परागकोश जिससे जुड़े हुए रहते हैं वो पुंकेसर का भाग क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको रेलवे वाले एकदम ध्यान देंगे, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब देख समझ गए। ये पुंकेसर में, आप स्त्री कैंसर में ध्यान दें। स्त्री कैंसर में क्या होता है, बीजांड होता है, अंडाशय। अब देखिए इसको बाद में देखें, पहले इसको देखिए। 3 पार्ट होता है, अंडाशय, ये जो वर्तिका होता है, वर्तिका के ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहता है। यही वाला पार्ट पे आके परागकोश रखता है। कोई भी हमारा जो कीट वगैरह वर्ग है वगैरह, मधुमक्खी वगैरह जो भी आता है चूसने के लिए, मकरंद चूसने के लिए, वो आके यहाँ पे परागकण रखता है, जिससे यहाँ पे एक फल का निर्माण होता है, जिससे फिर फल में अंडाशय में ही बीजांड पाया जाता है। क्लियर हो गया। इसी स्थितिकेशन में ये होता है वर्तिका, ये वाला डंठल पार्ट, इसी वर्तिकाग्र होता है। समझ गए ना। ऐसी फल अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। ठीक, में द्विलिंगी पुष्प होते बता दिए थे। वो जो सरसों, गुड़हल, पेटूनिया, उसमें द्विलिंगी पुष्प पीछे वाला पार्ट बचा हुआ था। और नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं। देखिए, एक नर और मादा दोनों एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं। यानी नर और मादा दोनों, मतलब पुंकेसर स्त्री के दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं, अथवा भिन्न पादपों पर भी पाए जाते हैं। यानी यहाँ स्टेशन बना के दे देगा, नर मादा दोनों एक, सिर्फ एक ही पौधे पर नहीं, एक ही पौधे पर होगा, लेकिन वो अलग अलग पादपों भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब इस लाइन से ध्यान से देखिए। यहाँ तक हम बता चुके हैं कि देखिए परागकोश पे परागन होते हैं। ठीक है, परागकोश में ही परागन होते हैं, परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। नर युग्मक कौन है, परागकोश। ठीक, इस तरीके से अब क्या होता है बता चुके हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नीचे वाला पार्ट अंडाशय, बीच वाला वर्तिका, ऊपर वाला वर्तिकाग्र। अंडाशय में एक से अधिक बीजांड होते हैं। दिखाई दिए तो बहुत सारा बीज पाया जाता है यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिएगा कि मादा युग्मक अथवा अंड निर्माण बीजांड में होता है। देखिए ये यहाँ पे ये जो है ना क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। अंड का निर्माण कहाँ पे होता है, बीजांड में। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग संपरागन। परागन क्या होता है, स्वपरागन, पर परागन के बारे में पढ़े होंगे हम लोग। ठीक है, तो ये अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। छोटा छोटा वीडियो सही। अगर आपको लगता है कि बड़ा लंबा वीडियो होना चाहिए तो ठीक है, मैं अगले बार से बड़ा वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जो भी है अपना पूछ सकते हैं। अगर लगेगा लंबा बनाना है तो लंबा बना देंगे, छोटा है तो छोटा है, सही। ठीक है, ठीक है।